नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपने देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो गुनाह करने के बाद पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी है। इस कहानी के अंदर आप खुद जब पूरी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक पिता ने अपने ही पुत्र की बेरहमी से हत्या करवाई और इस हत्या के पीछे का क्या कारण रहा था, क्योंकि एक पिता एक बेटे पर कितनी नाज करता है कि बेटा बड़ा होगा, उसके बाद वो बड़े सपने सजाता है अपने बेटे पर, लेकिन एक पिता ही अपने बेटे का जब कत्ल करवाता है तो फिर आप सोच सकते हो कि ये हैरान करने वाली कहानी आप सुनिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद जिला है, वहाँ पर एक गांव जेतपुरा, यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक महिला और एक बाबूलाल शर्मा की पत्नी, उसके दो बच्चे, एक लड़की और लड़का रहा करते थे। लड़के की उम्र 22 साल, लड़की की जो है वो शादी कर दी गई। अचानक 2013 में बाबूलाल शर्मा की जो पत्नी है उसका निधन हो जाता है। पत्नी का नाम बबीता। अब पत्नी का निधन होने के बाद अब घर पर बेटा और बाप ही रहा करते थे। इसी बीच 2 साल बाद वापस बाबूलाल शर्मा ने सोचा कि क्यों ना एक शादी कर ली जाए। अब बच्चे की उम्र उस टाइम 22 साल थी, तो सोचा भी होगा कि अब उसकी उम्र करीब 50 साल बाबूलाल शर्मा की, लेकिन उसने फैसला किया वापस शादी करने का। 2015 में वो एक महिला जिसका नाम बबली, उसकी उम्र करीब 22 साल, यानी कि बाबूलाल शर्मा से करीब आधी उम्र से ज़्यादा से ही कम मान सकते हो। 22 साल, इसकी उम्र 52 साल। तो 52 साल का बाबूलाल शर्मा उस बबली से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों के जीवन अच्छा चल रहा है। इसी बीच वो देखता है कि उसका लड़का जिसका नाम अनिकेत शर्मा, वो उसकी जो सौतेली माँ है उससे हंसता है, मुस्कुराता है, उससे बातें करता है। इसी को देखते हुए अब बाबूलाल शर्मा को गुस्सा आने लगा कि बेटा जो है वो उसकी पत्नी से ऐसे कैसे बात कर रहा है, ऐसे कैसे हंसता है, उसके साथ में जो है कोई गलत संबंध तो नहीं बन गए हैं। वो ये बात सोचने लग गया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर बाबूलाल शर्मा और उस बेटे के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बाबूलाल शर्मा आए दिन उस बच्चे को जो है, इस लड़के को, खुद के अनिकेत शर्मा को पीटता है, गालियाँ देता है। इधर उस महिला को कह देता है कि तुम इससे बोलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, लेकिन वो रुकती, लेकिन वापस उससे बात करने लग जाती है, एक ही घर में रहना। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। इसी बीच अनिकेत शर्मा को एक दिन उसके बाप ने जो है ज़्यादा पिटाई कर दी, बाबूलाल शर्मा ने। अब इधर अनिकेत शर्मा को गुस्सा आया। उसने कहा कि पिताजी आप जो है ये गलत कर रहे हो, यदि मैं वापस हाथ उठा लिया तो फिर इससे बुरा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब अचानक एक रोज उत्तराखंड से पुलिस आती है, उत्तराखंड पुलिस, और इस बाबूलाल शर्मा को एक डकैती के प्रकरण में गिरफ्तार कर उत्तराखंड ले जाया जाता है। अब उत्तराखंड जाने के बाद बाबूलाल शर्मा वहाँ पर उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर ये घर में दोनों माँ बेटे अकेले, अब सौतेली माँ और ये अनिकेत शर्मा साथ रहते थे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। कुछ सालों बाद वापस वो जेल से रिहा होकर जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरा घर का माहौल जो है वो चेंज हो चुका है। अनिकेत शर्मा और उसकी जो पत्नी थी बबली, उसके बीच ज़्यादा ही जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसने यही अपने दिल और दिमाग में सोच लिया कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच गलत संबंध है। उसने वापस उसके बेटे को जब पीटा तो इस बार अनिकेत शर्मा ने उसके पिता की जो है वापस पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन वापस कुछ दिनों के बाद माहौल शांत हो गया। लेकिन इसी बीच उसके मन में आया कि अब इस बेटे से जो है छुटकारा पाना है, कैसे करके। इधर बेटा अनिकेत शर्मा अब शराब पीने लग गया। अब हर दिन वो शराब पीता, घर पर आता, झगड़ा करता। तो बाबूलाल शर्मा को लगा कि कहीं ना कहीं अब बाबूराम शर्मा कि अब इस बेटे से कुछ छुटकारा पाना है। तो भागा भागा वो एक व्यक्ति है जिसके पास जाता है, जिसका आदेश कुमार नाम का ये व्यक्ति है, जो एडवोकेट था, उसके पास जाता है। उसे अपनी बात बताता है
कि देखो मेरा बेटा है जो शराब का आदी हो चुका है और मुझे लग रहा है कि मेरी जो पत्नी है उसके बीच भी जो है इसके गलत संबंध बन गए हैं, तो मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो वो एडवोकेट आदेश कुमार कहता है कि एक काम करो, मैं वकील हूँ और मैंने LLB किस लिए की है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मैं जो बताता हूँ वो करना होगा। वो कहता है कि बाबू शर्मा उस वकील से, आदेश कुमार से, कि बोलो क्या करना है। तो वो कहता है कि एक काम करो, तुम अनिकेत जो तुम्हारा लड़का है उसके कागजात मेरे पास लेकर आओ, उसका आधार कार्ड, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर आओ। अब वो जाता है और उसके सारे डॉक्यूमेंट लेकर उस जो ये आदेश कुमार है इसके पास पहुंचता है। इसके बाद वो HDFC बैंक में एक खाता खुलवाता है जिसमें उसको ATM कार्ड मिलता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इसके बाद वो कहता है कि उसकी एक 25 लाख रुपए की जो है बीमा करवाया जा रहा है और ये बीमा की राशि जो प्रीमियम है वो मैं भरूंगा, आप चिंता मत करो। इसके बाद फैसला किया कि अब 25 लाख का बीमा हो चुका है। आदेश कुमार ने कहा कि अब आपको एक काम करना है कि कुछ दिन के लिए इसे जो है आप 5-6 महीने तक शांत रहिएगा, इसके बाद कुछ सोचेंगे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इसी बीच बाप बेटा के बीच उसने पहले ही कह दिया कि तुम थोड़ा व्यवहार बना के रखना है, उसे ऐसा नहीं लगे, एहसास नहीं होने देना है, तुम्हें जो कुछ वो कर रहा है उसको सहन करना है। अब वकील के कहने पर वो सारी बात मान लेता है बाबू राम शर्मा और घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद अपने बेटे से व्यवहार बनाता है। इधर 5-6 महीने की वो प्रीमियम राशि है, जो बीमे की राशि है, वो भरता रहता है। लेकिन अब बीमा उसका कर दिया गया। अभी अचानक उसने जो है फैसला किया कि अब एक वकील ने, जो वकील है उसने कहा कि एक जो हत्यारा उसी गांव का जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से रखता है, तो उसे मारने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी, यानी कि एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो हत्या वगैरह कर सकता है। आदेश कुमार ने एक लड़का जिसका नाम असलम, ये रामपुर का रहने वाला था, इससे बात की। तो उसने कहा कि चलो मैं कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं 3.5 लाख रुपए लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं 3.5 लाख रुपए दूंगा। इसके बाद वो असलम अपने 2 साथियों को और शामिल करता है। अब इसके बाद ये दोनों उस वकील जो आदेश कुमार होता है उसके बाप को, बाबूराम को, कहता है कि तुम प्लानिंग करो और इसको कहीं बाहर लेकर आओ। अब बाबूराम अपने बेटे को कहता है कि हमें एक शादी समारोह में चलना है। इस शादी समारोह में चलने के लिए उसे एक मोटरसाइकिल में बिठाया जाता है। एक उसका दोस्त होता है विकास कुमार, उसे कहा जाता है कि हम चलते हैं शादी में। अब 3 लोग शादी के लिए निकलते हैं। बेटा सोच रहा है कि आज पिता के साथ शादी में जा रहे हैं। तो इसके बाद क्योंकि व्यवहार पहले से ही सही बना लिया गया था, अब ये तीनों मोटरसाइकिल से शादी के लिए निकलते हैं और ये एक चंदोसी गांव है, वहाँ पर शादी में जाना था। इसी बीच रास्ते में इन्हें ये 3 लोग जो असलम और उसके 2 साथी हैं वो एक वैगनार कार में मिलते हैं। इस वैगनार कार में मिलने के बाद इस अनिकेत को उसके पिता कहते हैं कि एक काम करो, मैं और तुम्हारा अंकल किसी का फ़ोन आ गया है तो हम वहाँ जा रहे हैं, तुम एक काम करो इनके साथ जाओ, ये भी शादी में जा रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो तुम्हें चिंता करनी नहीं है, इनको परेशान करना नहीं और शादी में जाकर वापस आ जाना। और उन्हें बोल दिया कि इन्हें घर छोड़ देना, ये वापस इसको लाकर। इसके बाद वो उसका बाप बाबूराम शर्मा वहाँ से उसका दोस्त विकास के साथ निकल जाता है मोटरसाइकिल पर। इसके बाद ये निकलते हैं और सीधा जो उत्तर प्रदेश का ही जो एक इलाका है, इस इलाके में ये पहुँचते हैं जहाँ पर एक संभल ज़िला के पास जो दुर्ग कॉलोनी का ये रहने वाला था, लेकिन ये एक गंगा एक्सप्रेसवे है बिलारी जगह, वहाँ पर जाकर उस एक्सप्रेसवे के नीचे जाकर उस पुलिया के नीचे बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कौन सी ब्रांड की शराब पीनी है, हम चलते हैं तो शराब पी लीजिएगा, शादी में जा रहे हैं। अनिकेत शर्मा कहता है कि मेरा जो एक पसंदीदा ब्रांड है वो ब्रांड की दारू मंगाई जाती है, और वो दारू मंगाने के बाद चारों मिलकर दारू पीते हैं, लेकिन अनिकेत शर्मा को ज़्यादा दारू पिलाई जाती है।
उसके बाद उस गाड़ी में वापस बिठाया जाता है और उसे जब तक नशा नहीं हुआ वापस दूसरी जगह जाकर उसे और दारू दिलाई जाती है और दारू और पिलाई जाती है। अब उन्हें लग गया कि ये अपने जो शरीर पर है नियंत्रण खो चुका है, ना वो खड़ा हो पा रहा है, ना उसे होश है। इसके बाद ये मुरादाबाद ज़िले के इस जगतपुर गांव में एक सुनसान जगह जहां पर जंगल का इलाका होता है वहां ले जाते हैं। ले जाने के बाद इसे गाड़ी से नीचे उतारते हैं पकड़कर। गाड़ी में पहले से ही एक वजनी सरिया होता है, उस सरिये से उसके सिर में, उसके मुंह पर तेज वार किए जाते हैं। क्योंकि वो बेहोशी की हालत में शराब के नशे में ज़्यादा था तो फिर वो संभल नहीं पाया और उससे पहले कि उसकी मौत हो गई, यानी कि गहरी चोटें लगने की वजह से। उसके बाद उसकी लाश को उठाते हैं और दूर ले जाकर सड़क के किनारे ले जाकर उसकी गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो फेर दिए जाते हैं। इसी बीच ये 16 नवंबर 2025 की बात है। इस 16 नवंबर को सुबह सुबह का वक्त था। कोई एक किसान जिसका नाम भीमसेन जो अपने खेत में जा रहा था, उसे ये लाश दिखाई दी तो उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस पहुंची तो इस मामले को लेकर पुलिस ने उसकी लाश को लेकर सीधा पोस्टमार्टम रूम में भिजवाया गया। और इसके बाद जो उसके परिजन थे उनसे बात की गई कि एक काम करो, आप तहरीर दीजिएगा। तो इसका बाप कहता है कि देखो मैं गरीब इंसान हूँ और मेरे पास इतने पैसे है नहीं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का जो है पोस्टमार्टम हो। पुलिस को लगा कि आखिरकार हर कोई ये चाहता है कि पोस्टमार्टम हो, उसे कुछ सरकारी मुआवजा वगैरह मिले, लेकिन इसका बाप ये कह रहा है कि पोस्टमार्टम करवाना नहीं है, ना तहरीर देनी है, ना कोई मुकदमा दर्ज करवाना है मुझे अभी। इसके बाद पुलिस कहती है कि देखो जब तक आप लिखित में नहीं दोगे तब तक हम पोस्टमार्टम करा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो मामला है पुलिस के पास पहुंच गया है। इसके बाद घर वालों से बात की जाती है, उसके चाचा वगैरह से बात की जाती है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। अब पुलिस अपने आप उसका जो है पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाकर लाश को उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस के कान हुए खड़े कि आखिरकार ये जो है आप पुलिस वाले मान रहे थे कि एक हादसा होगा, किसी ने एक्सीडेंटल केस होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि इसे जो है गाड़ी से तो ज़रूर कुचला गया है, गाड़ी से तो इसकी टक्कर हुई है, लेकिन उससे पहले इसकी जो है सिर में और मुंह पर जो धारदार ये हथियार है, या कह सकते हैं कि जो आप रोड वगैरह उससे इसे मारा गया है। अब पुलिस को जो एक एक्सीडेंटल केस मान रही थी, लेकिन इसके बाद पुलिस को लगा कि वाकई में ये एक हत्या की गई है। पुलिस उसके घर वालों के पास पहुंचती है और कहती है कि देखो इस लड़के की जो है किसी ने हत्या की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। तो फिर उसके चाचा ने 23 नवंबर को इस मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया और मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जो सारी तहकीकात की, इसके बाद ये पता चला कि जो बाबूराम शर्मा है उसी ने ही जो है इसका कत्ल करवाया। जब पता लगा कि दोनों के बीच झगड़ा वगैरह होता था तो इसे बाबूराम शर्मा को लास्ट बार उसके साथ देखा गया था। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके और जब पूछताछ की, पहले पुलिस को उसने गुमराह करने की कोशिश की, उसके बाद जब पुलिस या अंदाज से उसकी पूछताछ हुई तो इसके बाद वो टूट गया और उसने बताया कि हाँ मैंने ही जो है मेरे बेटे की हत्या करवाई है। फिर उससे पूछा गया कि फिर कौन कौन थे इसमें शामिल, तो फिर वो उस एडवोकेट का नाम लेता है और फिर वो जो कहानी सामने आती है, ये कहानी ऐसे थी कि उसने 25 लाख का बीमा नहीं करवाकर उसका 2 करोड़ 10 लाख का बीमा करवाया था। एडवोकेट चाहता था कि ये एक एक्सीडेंटल केस हो और इसमें जब उसकी मौत की जब पुष्टि एक्सीडेंटली रूप में होगी तो जो बीमा की राशि होगी उस बाबूराम शर्मा को ही नॉमिनी बनाया गया था। उससे ये बात बोली गई थी कि तुम एक काम करना, तुम्हें जो है 12.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 25 लाख का बीमा हुआ है। इससे पहले कि उसके एटीएम वगैरह सारे चेक वगैरह सारे उसने ले लिए थे वकील ने। वो चाहता था कि इसके मौत के बाद जो पैसे हैं 12.5 लाख रुपए वो उसके बाप को दे दिए जाएं, वो सारे पैसे वो खुद रख ले। उसने बड़ा शातिर दिमाग लगाया। इसके बाद पुलिस ने उस एडवोकेट को गिरफ्तार किया, उसके साथ में 3 हत्यारे
असलम और उसके 2 साथियों को। कुल मिलाकर इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और फिर ये मामला खुला। क्या पता उस लड़के के उसकी माँ से, जो सौतेली माँ थी, उसके साथ संबंध थे कि नहीं थे, ये पिता ऐसे शक कर रहा था। लेकिन एक पिता ने एक लालच में आकर, एक छोटा सा लालच 12.5 लाख रुपए का, और फिर उसका शक उसके बेटे की ही हत्या करवा दी। तो साथियों, आज की क्राइम की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।